सोयाबीन को हम सोयाबीन अंग्रेजी में कहते हैं, ग्लाइसिन मिक्स इसका नाम है, लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। इसका उत्पत्ति स्थान है पूर्वी एशिया, या उसमें अगर बात करें देश की तो चीन। गुणसूत्रों की संख्या है 40 गुणसूत्र हैं। पूर्वी एशिया या चीन इसका उत्पत्ति स्थान है। ये इस तरह से फसल है, ये इसकी फलियां या पॉड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम सोयाबीन के बारे में आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। मैं कुछ आपको अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे पूरे विश्व में उत्पादन की दृष्टि से यूएसए प्रथम है और चीन दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 5वां, कभी 6वां, कभी 4था, इस तरह से बदलते रहता है। हमारे देश में उत्पादन क्षेत्रफल दोनों में बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, पहले स्थान पर है दोनों में। इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, एमपी को सोया स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन क्षेत्रफल दोनों ही ज़्यादा है। सोयाबीन के अंदर 20 से 22% तेल होता है और 40 से 42% प्रोटीन होता है। इसीलिए आर्थिक वर्गीकरण में हम बात करें तो सोयाबीन को दलहनी और तिलहनी, दलहन तिलहन दोनों ही प्रकार की फसल में शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तेल और प्रोटीन दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। सोयाबीन से तेल निकालने के बाद बचता है डीओसी, डी ऑयल्ड केक बचता है। ये जो डीओसी है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन मोर देन 50%, 50% या उससे भी अधिक होता है। ये डीओसी मतलब सोयाबीन की एक तरह से खली है। ये जो डीओसी है हमारे देश से इसका निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात कर देते हैं कहाँ पर? यूरोपियन देशों को हम लोग इसका निर्यात कर देते हैं और वो लोग इससे खाद्य पदार्थ बनाते हैं। आजकल हमारे यहाँ भी बनाया जाता है, फिर भी इसका बहुत सारा भाग निर्यात किया जाता है विदेशों को। सोयाबीन को राइजोबियम कल्चर के द्वारा उपचारित करते हैं क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। अगर राइजोबियम द्वारा इसको उपचारित किया जाएगा तो आप देखोगे कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्तरीकरण भूमि में हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल है, इसीलिए हम इसमें 20 किलोग्राम गंधक या सल्फर ये देते हैं। और सल्फर आप जानते हैं कि तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी पूर्ति करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है इसके द्वारा हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि उसमें सल्फर होता है। अब सोयाबीन जो है वैसे तो खरीफ की मुख्यतः फसल है, लेकिन बसंत काल में भी इसकी बुआई की जाती है। गर्मी में भी इसकी बुआई करते हैं, जायद में भी करते हैं। उस समय इसकी बुआई का जो सही समय होगा वो होगा 15 फरवरी से 15 मार्च। बसंत काल में इसकी बुआई की बात चल रही है। अब सोयाबीन की जो फसल है इसके अंदर एक मुख्य समस्या रहती है जिसे कहा जाता है सेटरिंग या फली चटकना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सोयाबीन की फसल है ये इस तरह से इसकी फली चटक जाती है, दाना बाहर गिर जाता है। इसे सेटरिंग या फली चटकना कहते हैं। लेकिन इसकी किस्म है अहिल्याचार। इस अहिल्याचार के अंदर ये समस्या नहीं होती है, फली चटकने की समस्या नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सीधे सोयाबीन के बारे में आते हैं। भाई बुआई का सही समय क्या है? तो वैसे एग्जैक्ट टाइम बोले तो 1 से 10 जुलाई, बाकी मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक हम सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। अब ये जो सोयाबीन की फसल है ये पीले और काले दो रंग की होती है। तो फसल अंतरण पीले वाले के लिए बात करें तो 30 से 45 गुना 15, और यदि काले दाने वाली सोयाबीन है तो इसके लिए होता है 45 गुना 15। बीज दर की अगर बात की जाए तो पीले के लिए 75 से 100 किलोग्राम, काले दाने वाली के लिए 50 से 60 किलोग्राम। सिंचाई संख्या 1 से 2 या 2 लगेगी। 2 सिंचाई संख्या में काम हो जाएगा। वैसे खरीफ में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अवधि होगी 90 से 110 दिन। उपज है 20 से 30 क्विंटल और मृदा है दोमट। मृदा दोमट जो है इसके लिए उपयुक्त होती है, बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ जाएं तो आगे आ जाता है इसकी किस्में।
सीधे हम इसकी किस्मों की तरफ आएंगे। साधारण किस्मों के साथ कुछ विशेष किस्में भी हम देखेंगे। किस्मों में हम आते हैं तो जैसे JS 335 बड़ी फेमस किस्म है। गौरव जिसे हम JS 7244 कहते हैं। इसके अलावा PK 7244, ब्रेग, क्लार्क 63, होल्डे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ली, अंकुर, पंजाब 1, शिलाजीत। अब ये जो शिलाजीत है इसे UPSM 1 भी कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गा, पंत सोया 1024, अलंकार, पंत सोया 1024, अलंकार। अलंकार को ही PK 7421 भी कहा जाता है। इसके अलावा PK 262, NRC 7, PK 262 और NRC 7, ये कुछ सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। अब यहाँ पर हम कुछ विशेष किस्मों की बात करते हैं। जैसे एक है शिलाजीत। शिलाजीत इसकी एक प्रमुख किस्म है। इसमें पीला मोजेक जो है ये बीमारी के लिए प्रतिरोधी है। पीला मोजेक सोयाबीन का एक प्रमुख रोग है। इस साल आपने देखा होगा जो सोयाबीन की फसल बारिश के बाद बर्बाद हुई थी वो इसी बीमारी के कारण हुई थी। ये विषाणु जनित रोग है और इसके विषाणु को फैलाने का काम करती है सफेद मक्खी। दूसरी इसकी विशेष किस्म का नाम है काली तुर। अब ये जो काली तुर है ये काले दाने वाली किस्म है। इसका दाने का जो रंग होता है, ऊपर का जो छिलका होता है वो काला होता है। इसके अलावा समर किंग, नाम से ही आपको दिख रहा होगा समर किंग मतलब ग्रीष्म या समर के लिए होती है। और आखिरी में आता है रवि के लिए। रवि के लिए है PK 472 जिसे हम अंकुर कहते हैं। दूसरा गौरव और तीसरा है पंजाब 4। ये रबी के मौसम के लिए उपयुक्त है, मतलब ठंड में भी इसकी कुछ किस्मों की बुआई की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीमारी पर आते हैं। तो सोयाबीन का बैक्टीरियल डिजीज, भाई जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। ये आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी पत्तियों पर इस तरह के ऐसे धब्बे बन जाते हैं। यह रोग होता है जेंथोमोनास फेसियोलाई। जेंथोमोनास फेसियोलाई जीवाणु है जिसकी वैरायटी होती है सोजेंसिस। इसके कारण ये रोग होता है। सोयाबीन की ये प्रमुख बीमारी है। और जब भी बैक्टीरिया की बात आती है तो जेंथोमोनास नाम में आएगा। कार्बोक्सिल का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा थायरम, बाविस्टिन आदि से हम इसका बीजोपचार कर सकते हैं। और रोग रोधी किस्मों का इस्तेमाल करते हैं जैसे अलंकार, शिलाजीत, अभी हमने बात की थी कि पीला मोजेक के लिए भी प्रतिरोधी है और बैक्टीरियल डिजीज के लिए भी है, और PK 472। ये हमने देखा सोयाबीन की बैक्टीरियल डिजीज और उसके लिए यहाँ पर उपचार, रोग का नाम देखा, रोगजनक का नाम देखा। दूसरी बीमारी है सोयाबीन की पोड ब्लाइट। ये फलियों में होने वाली बीमारी है। ये जो इसकी पोड होती है, फली जो होती है, ये किनारे की तरफ से इस तरह से सूखने सड़ने लगती है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे हमने पोड ब्लाइट कहा है। ये होती है कोलेक्टोट्राइकम स्पीसीज। ये फफूंद है कोलेक्टोट्राइकम जिसकी वैरायटी है टुंकाट्रम। इससे होने वाली बीमारी है, रोग ये होता है। उपचार सीधा सा कर सकते हैं, जिनेब 2.5 किलोग्राम की मात्रा का उपयोग करेंगे। इसके अलावा रोग रोधी किस्में लगा सकते हैं जैसे ब्रेक, JS 335 और JS 7105। ऐसी किस्मों का भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बीमारी से सोयाबीन की फसल को बचा सकते हैं। चलिए अब हम सोयाबीन के यहाँ पर प्रश्न देखेंगे और उसके साथ ही सोयाबीन की फसल कंप्लीट। हम बात कर रहे हैं सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो अभी हमने देखा था चीन। चीन जो है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। अगला, मध्य प्रदेश में पीली सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर अनुशंसित बीज दर है तो 100 किलोग्राम, 75 से 100 किलोग्राम है। MP में 100 किलोग्राम इसकी बुआई करते हैं। गोल्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पीला सोना, ये जो है अमेरिका का सोना या पीला सोना, ये भी सोयाबीन को ही कहा जाता है। आखिरी में हम बात करते हैं भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला है ना, सोयाबीन का किला किसे कहा जाता है। सोयाबीन राज्य अगर देखा जाए तो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। इसे सोयाबीन राज्य या सोयाबीन का किला
कहा जाता है। समझ गए। अब हम अगली फसल कपास के बारे में बात करते हैं। कपास को अंग्रेजी में हमने कॉटन कहा। इसका वानस्पतिक नाम है गोसिपियम स्पीसीज। कुल है मालवेसी। उत्पत्ति स्थान माना जाता है भारत। गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो देसी कपास में 13 जोड़ी होते हैं, जबकि अमेरिकन में 26 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये इस तरह से कपास का ये पौधा है, आपने इसको देखा होगा। आगे हम कपास के बारे में बात करें तो हम कपास का सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं। वैज्ञानिक हर्चिंसन के अनुसार कपास को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है पुराने विश्व का या देसी कपास, और दूसरे को कहा जाता है नए विश्व का या अमेरिकन कपास। अभी हमने देखा था कि देसी कपास के अंदर 13 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसके अंदर 2 जातियां कपास की आती है। पहला है गोसिपियम अर्बोरियम और दूसरा है गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। गोसिपियम अर्बोरियम का ये पौधा है और ये जो पौधा हम देख रहे हैं ये है गोसिपियम हर्बेसियम। अगर दोनों में से हम बात करें तो गोसिपियम अर्बोरियम का क्षेत्रफल है कुल कपास का 28% क्षेत्रफल, जबकि हर्बेसियम को 19% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। ये दोनों ही जातियां देसी कपास की हैं। इनमें 13 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। दूसरा आता है नए विश्व का, या इसे हम कहते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास नए विश्व का कपास कहा जाता है। इसमें 26 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी कपास की 2 जातियां आती हैं। पहला है गोसिपियम हिरसुटम और दूसरा है गोसिपियम बारबाडेंस या बारबेडेंस। सबसे ज़्यादा खेती गोसिपियम हिरसुटम की ही कपास में होती है, लगभग 53% क्षेत्रफल पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन भी इसका ज़्यादा होता है। ये जो कपास है आपको नज़र आ रहा है, ये है गोसिपियम हिरसुटम, जबकि दूसरा है गोसिपियम बारबाडेंस। ये जो कपास है इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कपास होता है इसके रेशे की लंबाई सर्वाधिक होती है। इसके रेशे की लंबाई होती है 3.8 से 5 सेंटीमीटर। यह औसत लंबाई है जो कि सर्वाधिक होती है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है लगभग नगण्य है, नहीं के बराबर है। समझ गए। सबसे ज़्यादा खेती गोसिपियम हिरसुटम की होती है, जबकि बारबाडेंस जो है इसके रेशे की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ कपास के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि कपास की खेती में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम, वही धान और गेहूं में हमने देखा था, जबकि उत्पादन की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन जो है उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। हमारे देश की बात करें तो चाहे उत्पादन हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों ही दृष्टि से गुजरात का पहला स्थान है तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। इसी तरह से कपास को मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है यह है कैंडी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कैंडी में मापा जाता है। इस कैंडी का मीनिंग क्या है? तो एक कैंडी बराबर होता है 90 से 93 किलोग्राम। एक कैंडी बराबर 90 से 93 किलोग्राम। इसके अलावा हम कपास में काउंट संख्या देखते हैं। सामान्यतः कपास की काउंट संख्या 30 से 35 होती है। साधारणतः बात हो रही है काउंट संख्या। अब ये काउंट संख्या है क्या, कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लेते हैं 1 पौंड कपास। 1 पौंड कपास लिया जाएगा और इससे हम 770.6 मीटर लंबे धागे बनाएंगे। जितने धागे बनेंगे वह कहलाएगी कपास की काउंट संख्या। सामान्यतः कितनी होती है? 30 से 35। 1 पौंड कपास से 770.6 मीटर लंबे धागे बनाना है। जितने धागे बनेंगे वह कपास की काउंट संख्या होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रुई को सामान्यतः गठान में मापा जाता है। कपास से रुई को अलग की जाती है, इसे गठान में मापा जाता है और एक गठान बराबर होता है 168 ± 3 किलोग्राम। मतलब
गठान 165 से लेकर 171 किलोग्राम तक की हो सकती है। ये गठान में मापते हैं रुई को। इसके बाद हम बात करते हैं कि कपास का जो रेशा है, सर्वोत्तम जो रेशा माना जाता है उसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। पर एवरेज देखें, औसत देखें तो ज़्यादातर जातियों में होता है 1.8 से 2.7 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं कपास में एक तीरक बीमारी लगती है। तीरक बीमारी, तीरक विकार जो है कपास का, ये तापमान और आर्द्रता में अचानक परिवर्तन के कारण होता है। तापमान आर्द्रता अचानक बदल जाते हैं, इसके कारण होता है। और इससे होगा क्या, तो कपास के जो गुलर होते हैं, बॉल या डेंडू जिनको हम कहते हैं, इनका आकार छोटा रह जाता है। आगे हम बात करें कि पानी की अधिकता का फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा आवश्यकता से अधिक सिंचाई का अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है और पाले से इस फसल को बहुत हानि होती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यह पाले के प्रति संवेदनशील फसल होती है। ये कपास के बारे में हमने कुछ बिंदु देखे। आखिरी में हम यहाँ कुछ बिंदु कपास के बारे में और देखेंगे। जैसे कपास में रेशा उठाते समय आपने देखा होगा, रजाई आदि बनाते समय हम देखते हैं कि इसके रेशे को पीटा जाता है, इससे रजाई अच्छी बनती है। तो उसमें कई बार गांठें पड़ जाती है, इसे कहा जाता है गठीलापन या नेपीनेस। इसे कहेंगे गठीलापन या नेपीनेस। दूसरा, कपास की आयु 80 से 90 दिन की जब हो जाती है, 80 से 90 दिन की उम्र पर साइकोसिल का छिड़काव किया जाता है। ऐसा करने से आप देखोगे पौधे की वृद्धि रुकती है और पुष्पों की जो वृद्धि है ये अधिक होती है। ज़्यादा पुष्प आएंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके बाद कपास में ओटाई का प्रतिशत अगर निकालना है तो ओटाई का प्रतिशत निकाल सकते हैं। और ओटाई के प्रतिशत बराबर हम कहते हैं रुई का भार बटे कपास का भार गुना 100। रुई का भार बटे कपास का भार गुना 100, ये ओटाई प्रतिशत है। और ये कितना होता है, तो ये होता है 24 से 43 के बीच। ओटाई को हमने जिनिंग भी कहा है, जिनिंग का प्रतिशत भी हम इसे कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे रुई की उपज। तो रुई की उपज अगर हम देखें तो रुई, कपास में से रुई कितनी होगी, तो इसकी उपज आप इस तरह से देख सकते हैं, कपास की उपज गुना ओटाई प्रतिशत बटे 100। इस तरह से आपको मिल जाएगी रुई की उपज। तो ये हमने कपास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी चर्चा की। आगे हम देखें तो कपास में कुछ यंत्र की हम बात करते हैं। एक है एरिलोमीटर और दूसरे को कहा जाता है माइक्रोनायर। ये एरिलोमीटर काम में आता है परिपक्वता के लिए, मैच्योरिटी का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है एरिलोमीटर। जबकि माइक्रोनायर क्या काम में आता है, तो माइक्रोनायर रेशे की महीनता या ऐसा कहें कि जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता जो रेशे की होती है, इसको देखने के काम में आता है। जैसे अगर लो माइक्रोनायर वैल्यू आ रही, मतलब रेशा पतला है, इमेच्योर है, और अगर हाई माइक्रोनायर की वैल्यू आ रही मतलब ठीक है और मैच्योर फाइबर है, ये माइक्रोनायर से पता लगाया जाता है। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़कर बात करें तो यहाँ पर हम सीधे कपास के बारे में देखते हैं। बुआई का समय, तो अगर खरीफ में बोया जा रहा है तो मध्य जून से मध्य जुलाई, जबकि गर्मी का कपास अगर है तो मध्य अप्रैल से मध्य मई तक इसकी बुआई की जाती है। ये हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो बीज दर पर आ जाएं, तो बीज दर अमेरिकन या सिंचित कपास की 15 से 25 किलोग्राम, देसी या असिंचित हो तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 12 से 15 किलोग्राम। देसी या असिंचित की है 12 से 15 किलोग्राम। चौफुल्ली विधि है, स्क्वायर मेथड जिसको हम बोलते हैं, तो 2 से 3 किलोग्राम इसकी बीज दर होगी। उसी तरह से फसल अंतरण अगर हम देखें तो फसल अंतरण अमेरिकन या सिंचित कपास में होता है 60 गुना 30 से 45। देसी या असिंचित की बात करें तो 45 से 60 गुना 15 से
30। ये हो गया फसल अंतरण। आगे सिंचाई संख्या, अमेरिकन में 8 से 10 लगेगी, देसी में 2 से 3। अवधि है 180 से 200 दिन, 180 से 200 दिन इसकी अवधि है। फिर हम आगे बात करते हैं उपज, तो इसकी औसत उपज है 15 से 20 क्विंटल, जिसमें से दाना हम बोले तो 18, रेशा बोले तो 9 क्विंटल होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, इसीलिए हम इसे कपास की काली मृदाएं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो ये कपास के बारे में, उसकी बुआई, उपज आदि की बात हो गई। अब हम इसकी वैरायटी की तरफ आते हैं। तो कपास की 2 तरह की किस्में होती हैं, है ना, देसी किस्में, अमेरिकन और संकर किस्में। तो देसी किस्मों में अगर देखें तो आप देखोगे खंडवा 2, श्यामली, मालझिरी, गंगानगर 1, इसके अलावा जवाहर कपास 3, विक्रम, विक्रम के बाद सी 520, रानीबेन, रानीबेन के बाद मकवरी, बदनावर 2, नर्मदा 4 और लोहित। ये हैं देसी कपास की किस्में, देसी किस्में हैं। अमेरिकन या संकर में बात करें तो आप देखोगे वरलक्ष्मी, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, दिग्विजय। दिग्विजय के अलावा हम देखें तो यहाँ पर है सुजाता, JKHY1, फिर आता है शंकर 4, 6, 8, 10, H 4, 6, 8, 10, उसके बाद DCH 32 और MCU 56। ये अमेरिकन या संकर कपास की किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, तो यहाँ पर हाइब्रिड कॉटन या संकर कपास आ गया। संकर कपास के बारे में बता दूं आपको कि विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास का विकास भारत में हुआ था। ये बड़ी फेमस बात है, भारत में विकास हुआ। संकर कपास की पहली जो किस्म है, प्रथम किस्म का नाम है H4, जो कि 1970 में वैज्ञानिक CT पटेल ने सूरत में इसको विकसित किया था, सूरत गुजरात में। तो ये बड़ी काम की बात है कि पूरे विश्व में संकर कपास का विकास सबसे पहले भारत में हुआ, गुजरात सूरत में हुआ 1970 में। पहली संकर किस्म का नाम था H4। उसी तरह से रंगीन कपास, जिसे हम कलर्ड कॉटन कहते हैं, अभी तक आपने कपास के सफ़ेद रेशे ही देखे होंगे, सफ़ेद कपास, लेकिन कलर्ड कॉटन जो है, रंगीन कपास जो है, उसका रेशा इस तरह का होता है। अब ये जो कपास है, इसमें भी भारत का नाम प्रचलित है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले संकर, ये जो रंगीन कपास है, इसका विकास भी भारत में हुआ। वो भारत के भी मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा कृषि महाविद्यालय में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम डॉक्टर KC मंडलोई है। इन्होंने इसका विकास किया था और इसकी प्रथम किस्म का नाम है JCC1। JCC1। ये रंगीन कपास भी सबसे पहले भारत के मध्य प्रदेश में विकसित हुआ। आगे बढ़ें तो आगे आता है BT कपास। BT कपास आप जानते ही होंगे, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है, जिसमें आप देखोगे बेसिलस थुरिंजेंसिस एक जीवाणु है, इसके जीन का प्रयोग करके इसे तैयार किया गया। बेसिलस थुरिंजेंसिस जीवाणु का जीन जिस कपास के अंदर डला होता है उसे हम BT कपास कहते हैं। इस जीन से क्या होता है, ये जो जीन है, ये जो लेपिडोप्टेरा गण के कीट होते हैं, इल्लियाँ होती हैं, उनके लिए जहरीला होता है। और इसी कारण से ये जो किस्में हैं, इनमें डेंडू छेदक इल्लियाँ नहीं लगती हैं। ये डेंडू छेदक इल्लियाँ नहीं लगती है, इसीलिए इसे बॉल गार्ड भी कहा जाता है। डेंडू मतलब बॉल, गार्ड मतलब सुरक्षा, तो इसे बॉल गार्ड भी कहा जाता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में BT कपास की शुरुआत महिको और मानसेंटो जो कंपनी है, महिको जो महाराष्ट्र की कंपनी है सीड वाली, मानसेंटो जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर भारत में BT कपास की शुरुआत की थी। कब की, तो 2002 में इसकी शुरुआत की गई। भारत में BT कपास की अवधारणा कौन लेकर आया, तो BT कपास के जनक भारत में माने जाते हैं CD माई। CD माई जो वैज्ञानिक है, इन्होंने भारत में BT कपास की अवधारणा लाए थे।
सबसे पहले इसकी 3 किस्में निकाली गई थी, MECH12, 162 और 184। MECH12, 162 और 184 ये भारत में प्रथम बीटी कपास की किस्में थी। सन 2009 तक अगर हम बात करें तो बीटी कपास के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल था 8.4 मिलियन हेक्टेयर। ये पुराना एक आंकड़ा है 2009 तक का। फिर 2008 तक बात करें तो भारत में जो ट्रांसजेनिक फसलें थी, भाई ट्रांसजेनिक फसल क्या होती हैं, जिनमें भी कोई जीन बदला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, कहीं और से लाकर डाला जाता है, उससे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए कुल तो ये था 125 मिलियन हेक्टेयर में तरह तरह की ट्रांसजेनिक फसलें उगाई गई थी, समझ गए। और पूरे विश्व में अगर स्थान देखें भारत का तो चौथे स्थान पर भारत आता है। सर्वाधिक ट्रांसजेनिक पौधे वाली फसल कौन सी है, तो उनका क्रम ये है, सबसे पहले है सोयाबीन, उसके बाद मक्का और उसके बाद आता है कपास। तो ये हमने बीटी कपास के बारे में यहाँ पर बात की। आखिरी में हम यहाँ देखेंगे कपास की हमारे पास एक बहुत ही फेमस बीमारी है। इस बीमारी को कहा जाता है कपास का काली डंडी रोग, काला सिरा रोग, जीवाणु अंगमारी, कोणीय धब्बा, कृष्ण शाखा या ब्लैक आर्म। इसमें कपास का ये जो तना है, शाखाएं हैं, ये इस तरह से काली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं, बॉल भी इनके काले पड़ जाते हैं। इसे काली डंडी रोग कहा जाता है। ये जीवाणु जनित रोग है। इसका रोग जनक है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी है मालवे सियरम। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, वैरायटी मालवे सियरम। ये कपास का काली डंडी रोग है। इससे अगर फसल को बचाना है तो एक तो एग्रोसोन जीएन, सेरेसोन से बीजोपचार कर सकते हैं। एग्रोमाइसिन जो कॉपर कवकनाशी है, इसकी 0.3% का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा रोगरोधी किस्में हैं जैसे HG9, B50, LD 694, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए। तो ये है कपास का काली डंडी रोग। आगे हम बात करें तो कपास के हम यहाँ प्रश्न देखते हैं कि भाई संकर कपास के जनक कौन है। तो अभी हमने देखा कि संकर कपास के जनक हैं CT पटेल, सूरत गुजरात में इन्होंने विकास किया था। दूसरा है बीटी कपास में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो वैसे जीवाणु नहीं होता है, उसका जीन होता है और वो जीवाणु है बेसिलस थुरिनजेंसिस। इस जीवाणु का जो है जीन इसके अंदर डाला गया है बीटी कपास के अंदर। तीसरा है सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई। तो अभी हमने देखा कि 5 सेंटीमीटर जो है ये सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई होती है। चलो आगे हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आया कि भाई भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म, तो हमने अभी देखा पहली संकर किस्म कौन सी थी, H4। फिर एक सवाल है श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, सफेद सोना, तो कपास को श्वेत स्वर्ण या सफेद सोना कहा जाता है। आगे आता है कि भाई कपास की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, तो कपास की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है कैंडी। एक कैंडी बराबर 90 से 93 किलोग्राम होता है, ये हमने पढ़ा था। आखिरी में है काली डंडी रोग किसमें लगता है, तो काली डंडी रोग कपास की बीमारी है, कपास का रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग माना जाता है।